नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे वेडनेसडे के सीजन 2 के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसका सीजन 2 का पार्ट 1 रिलीज हो चुका है, जिसमें है 4 एपिसोड्स। पार्ट 2 भी जल्दी ही सितंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज हो जाएगा। पर आज मैं बात करूंगा पार्ट 1 और अंत में हम बात करेंगे कुछ थ्योरीज पार्ट 2 से रिलेटेड कि हमें पार्ट 2 में क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहाँ से सीजन 1 खत्म हुआ था और हमें पता चलता है कि वेडनेसडे को कोई स्टॉक कर रहा है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वेडनेसडे अपना स्कूल हॉलीडेज एंजॉय कर रही है। उसने अपनी नॉवल भी कंप्लीट कर ली है और बहुत सारे वेडनेसडे वाले कारनामे भी किए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेडनेसडे कैंसस सिटी में है, जहाँ पर वो एक बेसमेंट टाइप रूम में हॉस्टेज है। कहानी शिफ्ट होती है 6 हफ्ते पहले, जहाँ वेडनेसडे गूडी की किताब से अपनी पावर्स को मास्टर करना सीख रही है। अब वेडनेसडे अपनी पावर को मास्टर करना सीख ले तो वो क्या ही करेगी, वही वेडनेसडे वाले कांड। और इस बार वो पीछे पड़ गई है एक सीरियल किलर के। वो थिंग को पुलिस स्टेशन भेजकर एक विक्टिम से रिलेटेड एक एविडेंस को चुरा लेती है, जिसकी हेल्प से वो अपनी पावर्स का यूज करके उस किलर की सारी डिटेल्स निकाल लेती है। अब उसे पकड़ने के लिए वेडनेसडे जाती है कैंसस सिटी, जहाँ एयरपोर्ट पर आता है एक फनी सीन, जहाँ पर चेकिंग के टाइम पर वेडनेसडे के सारे कांडी हथियार बाहर निकालिए जाते हैं। पर ऑफिसर्स के लिए जो टेंशन वाली बात है वो है उसकी सनस्क्रीन जो कि लिमिट से ज्यादा है। फाइनली वो किलर के पास पहुंच जाती है। किलर उसे पकड़कर अपने घर में हॉस्टेज बना लेता है और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। किलर एज यूजुअल उसे मारने आता है पर वेडनेसडे थिंग की मदद से उसे पेल देती है। यहाँ पर थिंग नोटिस करता है कि वेडनेसडे की आंखों से काले आंसू निकल रहे हैं जब भी वो अपने पावर्स को यूज कर रही है। अब वेडनेसडे अपने घर पर होती है और स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी उसकी माँ मोर्टिशिया वहाँ पर आती है और कहती है कि ये पहली बार है कि वो अपनी मर्जी से किसी स्कूल में वापस जा रही है और कैसे उन्होंने इन हॉलीडेज में एक साथ टाइम नहीं बिता पाए। पर वेडनेसडे एज यूजुअल वो गूडी की किताब में अपने काले आंसू के बारे में खोजती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वेडनेसडे के पेरेंट्स उसे और उसके भाई पग्सली को नेवरमोर एकेडमी ले जा रहे होते हैं। पग्सली ने भी अपने अंकल फेस्टर की तरह ही लाइटनिंग वाली पावर डेवलप कर ली थी, तो उसको भी उन्होंने नेवरमोर एकेडमी में एडमिशन करवा दिया था। रास्ते में चलते चलते ये फैमिली पग्सली की पावर से एक एक्सीडेंट भी करवा देते हैं। उसी से पता चलता है कि ये पूरा का पूरा परिवार ही सटका हुआ है। अब एक आदमी चुपके से एक कपल की फोटो ले रहा होता है। एक कपल का अफेयर चल रहा था और किसी ने इनकी जासूसी पर इस आदमी को लगाया था कि तभी वहां पर आ जाती है एक रेवन बर्ड, जिसकी एक आंख लाल है और एक आंख डैमेज है। अब रेवन बोले तो जैसे कि अपने घोस्ट सीरीज वाले भाई बोलते हैं, डैम दैट रेवन बर्ड। और यहाँ भी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को फॉलो किया है इस रेवन बर्ड ने और ये रेवन बर्ड उस आदमी को मार देती है। मरने से पहले ये आदमी किसी को फोन करता है और बताता है कि उसे पकड़ लिया गया है और सारे सबूत उसको उसकी डेस्क पर मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है और अब वेडनेसडे पहुंच चुकी है नेवरमोर एकेडमी, जहां पर वो बन चुकी है सेलिब्रिटी। पर अपनी वेडनेसडे को तो चाहिए सिर्फ शांति और गम, तो बियंका आकर उसे इन स्टूडेंट्स की भीड़ से बचाती है। जी हाँ, बियंका और वेडनेसडे का मैटर सीजन 1 के एंड में ही सॉल्व हो चुका है और अब वो दोनों इवन है। और हम मिलते हैं नेवरमोर एकेडमी के नए प्रिंसिपल बैरी डॉट से। वो वेडनेसडे को बताते हैं कि वो एक पुरानी आउटकास्ट प्रथा को वापस से ला रहे हैं, जिसे फाउंडर्स पायरे कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा बॉनफायर होता है और वो चाहते हैं कि वेडनेसडे उसमें स्टूडेंट ऑफ ऑनर बन के आए। पर वेडनेसडे एज यूजुअल मुझे फर्क नहीं पड़ता। वेडनेसडे अपने रूम पर पहुंचती है, जहां पर वो अपने रूममेट से मिलती है एनिड उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो एक दूसरे को गिफ्ट्स भी देते हैं और वो कुछ आपस में बातें करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि पब्लिशर्स ने वेडनेसडे की किताब में कमियां निकालकर उसे पब्लिश करने से मना कर दिया है। तभी एजेक्स वहां पर आ जाता है पर एनिड उससे छुपने लगती है। वेडनेसडे एजेक्स को वहां से भेज देती है और एनिड बताती है कैसे अब वो थोड़ी कंफ्यूज है एजेक्स को लेकर। वेडनेसडे को एज यूजुअल वो अपने रूम का एक दरवाजा खोलती है जिसमें से एक तीर निकलता है। उस तीर पर वेडनेसडे की फोटो होती है जब वो प्रिंसिपल डॉट से बात कर रही थी। वेडनेसडे उस फोटो की मदद से अपने स्टॉकर को ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। सीन शिफ्ट होता है पग्सली एडम की तरफ, जहां पर वो अपना रूम सेट कर रहा होता है। यूजिन उसका रूम पार्टनर होता है। पग्सली उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है
पर यहाँ यूजिन उसे ये कहकर मना कर देता है कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं और वो पहले उसे देखेगा फिर सोचेगा कि वो दोस्ती करनी है या नहीं। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर वेडनेसडे अपनी फैमिली के साथ प्रिंसिपल डॉट से कुछ बातें कर रही होती है। यहाँ पर प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि जेवियर के पिता ने ये स्कूल छोड़ दिया है और जेवियर का भी उन्होंने स्कॉटलैंड के राइकनबैक एकेडमी में एडमिशन करवा दिया है। तो प्रिंसिपल मोर्टिशिया एडम्स को जेवियर के फादर वाली पोस्ट लेने के लिए एडवाइस करते हैं। वो उन्हें उनका रूम भी दिखाते हैं जहाँ पर पहले थॉर्नहिल रहा करती थी। मोर्टिशिया वेडनेसडे के एक्सप्रेशन देखकर ये कहती है कि अगर वो नहीं चाहती तो वो यहाँ नहीं रुकेगी, पर वेडनेसडे इग्नोर करती है और यहाँ हमें पता चलता है मोर्टिशिया के बहन ओफिलिया के बारे में। वेडनेसडे वहां से निकलकर जंगल में चली जाती है जहाँ उसे पुलिस दिखती है जो उसी डिटेक्टिव की लाश को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। वहाँ वेडनेसडे को पता चलता है कि गैल्पिन ने पुलिस की जॉब छोड़ दी है और वो अब उस डिटेक्टिव के साथ मिलकर केस पर काम कर रहा है जिसमें उसे लगता है कि आउटकास्ट पर कुछ बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। वेडनेसडे उससे पूछती है कि वो कब से आउटकास्ट की फिक्र करने लगा, जिसका जवाब गैल्पिन उसे देता है कि अब उसका बेटा भी अब एक आउटकास्ट है। वेडनेसडे वहां से निकल जाती है पर गैल्पिन उसे रेवन से बच के रहने के लिए बोलता है। सीन शिफ्ट होता है नेवरमोर एकेडमी की तरफ जहां पर एजेक्स नए बच्चों को एक पुरानी कहानी बता रहा होता है, स्कल ट्री की कहानी। ये कहानी एक बच्चे की है जिसका दिमाग बहुत तेज होता है पर दिल बहुत कमजोर होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है और वो दिन भर अपने इन्वेंशन की ड्राइंग बनाता रहता है जो उसे बनाने होते हैं। पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। एक दिन वो अपने लिए एक मैकेनिकल हार्ट बना लेता है जिसकी मदद से वो प्रॉपर हेल्दी हो जाता है और वो नेवरमोर में आ जाता है और वहां पर इन्वेंशन करने लगता है। पर उसके इन्वेंशन इतने खतरनाक होते जाते हैं कि एक दिन उनकी वजह से ही उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी बॉडी को स्कल ट्री के नीचे दफना दिया जाता है और ये अफवाहें हैं कि आज भी अगर आप स्कल ट्री के लेफ्ट आई में कान लगाकर सुने तो उसके मैकेनिकल हार्ट की हार्ट बीट सुनाई देती है। पग्सली को ये कहानी बहुत एक्साइटेड लगती है। सीन शिफ्ट होता है प्रिंसिपल डॉट के ऑफिस में जहां पर हम देखते हैं कि अभी तक जो प्रिंसिपल काफी जॉली नेचर का दिख रहा था वो कैसे बियांका को ब्लैकमेल करता है कि वो स्कूल के फंड्स इकट्ठा करने में अपनी सायरन पावर से हेल्प करे, नहीं तो उसे स्कूल से निकाला भी जा सकता है। अब कुछ रैंडम मोन्टाजेस आते हैं जहां पर वेडनेसडे वायलिन प्ले कर रही होती है। हम देखते हैं कि उसका स्टॉकर वेडनेसडे की फोटो को कट कर रहा होता है। एक फोटो से तो वो उसकी आंखें कट कर रहा है। यहाँ पर कार्ला को भी दिखाया जाता है जो नेवरमोर एकेडमी की नई म्यूजिक टीचर है। सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर एनिड जेवियर का लेटर वेडनेसडे को पढ़ के सुना रही होती है। जेवियर ने वेडनेसडे को वही एक आंख वाले रेवन की पेंटिंग भेजी और साथ में एक लेटर भी था जिसमें वो बताता है कि ये रेवन उससे जुड़ी हुई है। तभी वेडनेसडे का ध्यान अपने टाइपराइटर पर जाता है। वहां पर लिखा होता है कि अगर उसे अपनी किताब चाहिए तो बॉनफायर में उसे ढूंढने आ जाए। वेडनेसडे अपनी किताब देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी किताब सही में गायब है। वेडनेसडे बॉनफायर में जाती है जहां उसे एक और ब्लेड लगा हुआ नोट मिलता है। उसमें लिखा था कि उसकी किताब बॉनफायर के अंदर है। तो वेडनेसडे अपनी किताब लेने के लिए बॉनफायर के अंदर जाती है। उसी वक्त प्रिंसिपल डॉट भी बॉनफायर में आग लगा देते हैं पर वेडनेसडे टाइमली बचकर बाहर आ जाती है। जहां अब प्रिंसिपल वेडनेसडे को स्टेज पर बुलाते हैं सम्मान देने के लिए और उसकी और उसके दोस्तों की पेंटिंग प्रेजेंट करते हैं सबके सामने। वेडनेसडे को अपनी स्माइल करती फोटो देखकर इतना गुस्सा आता है कि वो उस फोटो को जला देती और वो गुस्से में सबको बोलती है कि वो कोई हीरो नहीं है, वो जैसी है उसे वैसे ही रहने दो। साथ में वो अपने स्टॉकर को भी वार्निंग देती है कि अगर उसके पीछे आओगे तो पेले जाओगे। वहीं दूसरी ओर पग्सली पहुंच जाता है स्कल ट्री के पास और वहां वो अपनी लाइटनिंग वाली पावर से उस ज़ॉम्बी बंदे को जिंदा कर देता है। वो ज़ॉम्बी सीधा जमीन फाड़ कर बाहर निकलता है और एकदम हॉरिफाइंग तरीके से, पर पग्सली को तो ये देखकर मजा आ जाता है। वहीं वेडनेसडे बॉनफायर से निकलकर अपने रूम में जा रही होती है और एनिड उससे बात करने का ट्राई कर रही होती है। उसके छूते ही वेडनेसडे को एक विजन आता है जहां उसे एनिड की कब्र दिखती है। साथ में उसे एनिड की आत्मा भी दिखती है जो उसे बोलती है कि उसकी वजह से वो मारी गई है। और यहीं पर पहला एपिसोड एंड हो जाता है। दूसरा एपिसोड शुरू होता है वेडनेसडे के जागने से, जो अभी अभी एनिड के डेथ वाले विजन से जागी है। मोर्टिशिया वेडनेसडे के साथ ही होती है और उसे बताती है कि उसे अपनी पावर्स को ध्यान से यूज करना चाहिए। वो इन काले आंसू की वजह भी जानती है और वो ये सब पहले देख चुकी है अपनी बहन ओफिलिया के साथ। उसकी बहन ने उसकी बातें नहीं मानी पर अब वो सेम चीजें वेडनेसडे के साथ हो रही हैं।
वो बताती है कि ये एक तरह का पावर ओवरलोड है और अगर वो नहीं रुकी तो उसकी पावर्स भी जा सकती है। मोर्टिशिया गुडी की किताब भी वापस मांगती है जिससे वो इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ढूंढ पाए और वो वेडनेसडे को भी गुडी को ना फॉलो करने का कहती है, पर वेडनेसडे एज यूजुअल उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहां से निकल जाती है। वेडनेसडे सीधा गैल्पिन के घर जाती है पर वहां पर उसे गैल्पिन की लाश मिलती है। वेडनेसडे गैल्पिन के माउथ में कुछ नोटिस करती है और तभी बहुत सारी रेवन बर्ड्स गैल्पिन के माउथ से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर ये गुंडी वाली रेवन भी है। वेडनेसडे अपनी पावर से गैल्पिन के किलर्स का पता लगाने की कोशिश करती है पर वो कुछ नहीं कर पाती। तभी पुलिस वहां आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। शेरिफ वेडनेसडे से पूछताछ करती है पर हमको तो पता है कि वेडनेसडे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वेडनेसडे उल्टा उनसे टाइलर के बारे में पूछती है जिस पर शेरिफ बताती है कि वो काफी हाई सिक्योरिटी प्रिजन में है और वो ये भी बताती है कि जो डिटेक्टिव पहले एपिसोड में मारा गया था उसका नाम था कार्ल और उसका लास्ट कॉल गैल्पिन के लिए ही था पर अब उसका फोन मिसिंग है। तभी वहां पर वेडनेसडे के फादर गोमेज आ जाते हैं जो कि एक लॉयर है और वो वेडनेसडे को अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में उसके फादर उससे पूछते हैं कि वो गैल्पिन के घर क्या करने गई थी पर वेडनेसडे कुछ नहीं बताती। अब वेडनेसडे ओफिलिया के बारे में पूछती है तो उसके पिता बताते हैं कि वो सही इंसान नहीं है जो उसे ओफिलिया के बारे में बताएं। आगे हम देखते हैं कि पग्सली यूजिन को अपने बी शेल्टर में लाता है जहां उसने ज़ॉम्बी बॉय को बंद कर रखा है। जी हाँ, पग्सली ने उस डरावने ज़ॉम्बी बॉय जिसे देखकर अच्छे अच्छे की हवा टाइट हो जाए उसे अपने पेट की तरह बांध रखा है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये पूरी की पूरी फैमिली ही सटकी हुई है। यूजिन उसे खाने के लिए हनी देता है जिसे खाकर वो ज़ॉम्बी बॉय उन पर ही उल्टी कर देता है। ये देखकर पग्सली उसका नाम स्लर्पी रख देता है। अब वेडनेसडे अपने रूम पर जा रही होती है। वो थिंग से बातचीत कर रही थी गैल्पिन के बारे में और ये सब कैसे एनिड से कनेक्टेड है। वेडनेसडे अपने रूम पर पहुंचती है और वहां पर वो देखती है एनिड की लाश, पर ये एनिड का एक प्रैंक था क्योंकि ये आज था प्रैंक डे। एनिड बताती है कि उसने ये प्रैंक एज अ रिप्लाई किया है क्योंकि वेडनेसडे ने भी उसके बेड पर एक नकली आंख रख दी थी उसे डराने के लिए, पर असल में वेडनेसडे का उस प्रैंक से कोई लेना देना नहीं था और वो आंख भी असली थी। तभी एनिड के फोन पर वेडनेसडे की फोटोज आती है जो कि अभी अभी क्लिक की गई थी और जिस नंबर से ये आ रही थी वो था गैल्पिन का। ये सब देखकर एनिड तो सीधा बोल देती है कि भाई इस सब से कोई टेंशन नहीं चाहिए, वो इन सब से दूर ही रहेगी। वेडनेसडे एक बार फिर अपनी पावर्स का यूज करके देखती है पर उसे कुछ नहीं दिखता। वो थिंग को गुडी की किताब में कुछ सॉल्यूशन ढूंढने को कहकर वहां से निकल जाती है। स्कूल में प्रैंक डे सेलिब्रेट हो रहा होता है और हम देखते हैं नेवरमोर के एक पुराने प्रोफेसर ऑरलाव को जिनकी बॉडी पूरी तरह से मशीनी है और उनका फेस एक जार में बंद है। प्रिंसिपल डॉट उनसे बात कर रहे होते हैं कि तभी वेडनेसडे वहां पर आ जाती है और पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई बर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, जिसके रिप्लाई में प्रिंसिपल डॉट कहते हैं कि बर्ड्स को तो एवियन कंट्रोल करते हैं और पिछले 10 सालों से नेवरमोर में कोई भी एवियन नहीं आता। यहीं दूसरी ओर बियांका मोर्टिशिया के घर आई हुई होती है। ये दोनों साथ मिलकर स्कूल के फंड्स के लिए काम करने वाले थे। यहाँ हम साफ देखते हैं कि बियांका मोर्टिशिया के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने का ट्राई कर रही है। अब पग्सली और यूजिन स्लर्पी को खाना देने जाते हैं और उनके जाने के बाद स्लर्पी अपने आप को आजाद कर लेता है। वहीं वेडनेसडे टाइलर से मिलने का प्लान बना रही होती है। उसे शक था कि टाइलर कहीं ना कहीं इन सब से जुड़ा हुआ है। तभी उसे एनिड की ड्राइविंग क्लासेस के बारे में पता चलता है और वो एनिड को उलझाकर उसकी ड्राइविंग क्लासेस की रिसिप्ट लेकर निकल जाती है। एनिड की जगह खुद कार चलाती है और कार के इंस्ट्रक्टर की जो हालत है, कार के इंस्ट्रक्टर को परेशान करके वो पहुंच जाती है विलो हिल, जहां उसे रिसेप्शन में जूडी मिलती है जो उसके पेपर वर्क चेक करके उसे डॉक्टर फेयरबर्न से मिलाती है। अब डॉक्टर फेयरबर्न बताती है कि टाइलर अक्सर उसकी बातें करता है और वो बहुत ही मैनिपुलेटिव टाइप का हाइड है और वो वेडनेसडे की हेल्प चाहती है ताकि वो टाइलर को स्टडी कर पाए। लॉरेल गेट्स के बारे में भी वो बताती है कि वो अभी भी अपने हाइड के साथ कनेक्शन को डिनाई कर रही है, पर उन्होंने उन दोनों को अभी अलग रखा हुआ है ताकि उनका जो बॉन्ड है कमजोर होता जाए। अब वेडनेसडे टाइलर से मिलती है जो उसे अपनी बातों में घुमाने की कोशिश करता है, पर जैसे कि हम जानते हैं कि वेडनेसडे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो टाइलर को उसके पिता के डेथ के बारे में बताती है, पर इस बार टाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कोई भी हेल्प करने से साफ मना कर देता है और वो कहता है कि वो एनिड को जब भी देखेगा वो उसे मार देगा। और इस बार वेडनेसडे को फर्क पड़ता है और जब उसे फर्क पड़ता है तो शामत तो आनी है। वो टाइलर को इतना ट्रिगर करती है कि वो सीधा हाइड में कन्वर्ट होने लगता है, पर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से चीजें कंट्रोल में रहती है। दूसरी ओर यूजिन और पग्सली टेंशन में होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि स्लर्पी भाग गया है। वहीं एनिड थिंक को बर्थडे विश करती है, पर थिंक तो नशे में धुत होता है क्योंकि एडम्स फैमिली उसका बर्थडे भूल गई है। एनिड के साथ ब्रूनो भी आया होता है, पर तभी रूम में कुछ होता है और कोई थिंक को बक्से में बंद कर देता है और एनिड और ब्रूनो को भी ले जाता है। अब प्रिंसिपल ऑफिस में डॉट बियांका को फोर्स करता है कि वो अपनी सायरन पावर्स यूज करके मोर्टिशिया को उसकी माँ से फंड्स मांगने को कहे, क्योंकि मोर्टिशिया की माँ नेवरमोर की सबसे अमीर एलुमनाई है।
फ्रस्ट्रेशन में बियांका अपनी सायरन पावर्स प्रिंसिपल डॉट पर ही यूज करती है, पर उसे कुछ नहीं होता। असल में प्रिंसिपल डॉट के पास एक पहले से ही एक प्रोटेक्शन लॉकेट होता है जो सायरन पावर से प्रोटेक्ट करता था। अब बियांका के पास कोई भी रास्ता नहीं होता। अब हम देखते हैं वेडनेसडे अपने रूम में वापस आती है और वो थिंग को बक्से में बंद देख उसे बाहर निकालती है। थिंग उसे बताता है कि एनिड सेफ नहीं है। तभी एनिड के फोन पर उसके स्टॉकर का फोन आता है और वो कहता है कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट है एनिड को बचाने के लिए। वेडनेसडे को एक नोट भी मिलता है जिसे सॉल्व करने पर पता चलता है कि ये एक म्यूजिकल नोट है जिसको प्ले करके वो एक सीक्रेट पाथ खोलकर उसमें चली जाती है। और यहाँ दूसरी ओर कहने को तो एनिड और ब्रूनो हॉस्टेजेस हैं, पर इनका तो फुल ऑन रोमांस चल रहा है। वेडनेसडे यहाँ पहुंचकर ट्रैप को क्रैक करती है और एनिड को बचाती है और अब रिवील होता है वो स्टॉकर और वो है एग्नेस। ये वही लड़की है जो शुरुआत में वेडनेसडे का ऑटोग्राफ लेना चाहती थी। वो एक इनविजिबल आउटकास्ट है, इसीलिए वो इतना इजीली वेडनेसडे पर नजर रख पा रही थी और वो वेडनेसडे को अपनी हेल्प ऑफर करती है गैल्पिन के मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए। अब वेडनेसडे अपने रूम पर वापस आती है और उसे पता चलता है कि उसकी मदर गूडी की किताब ले जा चुकी है और हम देखते हैं कि कैसे बियांका अपनी सायरन पावर्स का यूज करके मोर्टिशा को अपनी माँ को फोन करने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ वो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो दिन में वेडनेसडे को झेल कर आया हुआ है, वो परेशान होकर अपना घर जा रहा होता है, पर उसका बैड लक अभी खत्म नहीं हुआ। रास्ते में उसे स्लर्पी मिल जाता है और वो उसे खा जाता है और यहीं पर एपिसोड 2 का एंड हो जाता है। एपिसोड 3 शुरू होता है और हम देखते हैं कि थिंग की एकदम प्रीमियम वाली मसाज हो रही है। ये एक तरह का लेट गिफ्ट है एडम्स फैमिली का थिंग का बर्थडे भूलने के लिए। वहीं दूसरी ओर मोर्टिशा पर अभी भी सायरन सॉन्ग का इफेक्ट था और वो बताती है कि ना जाने कैसे उसने अपनी माँ को कॉल किया। उसकी अपनी माँ के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी अपनी बहन ओफिलिया की वजह से। अब गोमेज मूड को थोड़ा हल्का करने का ट्राई करता है। तभी वेडनेसडे चुपके से वहाँ आती है गूडी की किताब को लेने के लिए और मोर्टिशा भी उसकी माँ है, उसे पहले ही सब पता था। वो वेडनेसडे को बताती है कि वो गूडी की किताब से दूर ही रहे। इससे पहले उसकी बहन ओफिलिया भी इस किताब की वजह से पागल ही हो गई थी और वो अब वेडनेसडे को भी नहीं खो सकती। वेडनेसडे भी अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है अपने विजन्स के बारे में बता के, पर उसकी माँ उसे सीधा मना करती है और बोलती है कि वो इन सब से दूर रहे और वेडनेसडे वहाँ से निकल जाती है। अब वेडनेसडे अपने रूम पर होती है और वहाँ एनिड को अपने कपड़ों को लेकर टेंशन है जो वो कैंपिंग में पहनेगी। वो वेडनेसडे को भी कैंपिंग ज्वाइन करने के लिए बोलती है, पर वेडनेसडे को तो एज यूजुअल कोई फर्क नहीं पड़ता। थिंग वेडनेसडे से कहता है कि उसे एनिड को बताना चाहिए, पर वेडनेसडे मना करती है कि तभी एग्नेस एनिड की डेथ के बारे में सुन लेती है। वो लंबे टाइम से वहाँ पर इनविजिबल होकर सारी बातें सुन रही थी। वो एक बार फिर ऑफर करती है कि वो वेडनेसडे के साथ ये केस सॉल्व कर सकती है, पर वेडनेसडे उसे मना कर देती है। पर वो भी कोई कम नहीं है, वो वहाँ से जाती जरूर है पर एक डायलॉग मार कर जाती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले उससे पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। अब हम देखते हैं कि स्लर्पी वापस बी हाउस आ गया है और उसका दिमाग अपने आप ग्रो हो रहा था और स्लर्पी की बॉडी भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। यूजिन को ये टेंशन है कि वो इसे खुला छोड़कर कैंपिंग के लिए नहीं जा सकते, पर पग्सली कहता है कि उसने सब कुछ सेट कर रखा है। भाई पग्सली अगर कह रहा है तो टेंशन की बात तो है। अब हम देखते हैं कि वेडनेसडे गैल्पिन के फ्यूनरल में आई है। वहाँ पर उसे शेरिफ और डॉक्टर फेयरबर्न भी मिलते हैं। यहाँ पर डॉक्टर फेयरबर्न वेडनेसडे को बताते हैं कि गैल्पिन 1-2 बार टाइलर से मिलने विलो हिल आए थे, पर तब टाइलर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वेडनेसडे उनसे एवियन के बारे में भी पूछती है और वो बताती हैं कि विलो हिल में कोई भी एवियन नहीं है। अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि वो गुंडी वाली रेवन यहाँ भी वेडनेसडे पर नजर रख रही है। अब हम देखते हैं बियांका को, जिसने सीक्रेटली एक होटल में अपनी माँ को छुपा रखा था। एक्चुअली में उसकी माँ और सेकंड फादर की जो कंपनी थी वहां पर फ्रॉड के चलते रेड पड़ी थी और उसके फादर रेड के बाद से ही गायब थे, इसलिए उसने अपनी माँ को भी यहाँ छुपा रखा था। अब वेडनेसडे एग्नेस के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसने गैल्पिन के फोन को चुराने के बाद उसे अनलॉक कैसे किया था। तब एग्नेस अपने एक शेप शिफ्टर फ्रेंड की मदद से वो फोन अनलॉक करती है। अब एग्नेस कुछ और चीजें भी शेयर करती है जो वो गैल्पिन के घर से लेकर आई थी। अब वेडनेसडे गैल्पिन के फोन में कार्ल का वॉइसमेल चेक करती है जिसमें उसे डेस्क के बारे में पता चलता है। वो डेस्क के बारे में कुछ और ढूंढती है तो उसे एक कॉटेज की फोटो मिलती है जो गैल्पिन और कार्ल का ऑफिस था और सरप्राइजिंगली ये कॉटेज कैंपिंग साइट के बहुत ज्यादा पास होता है। तो अब वेडनेसडे भी कैंपिंग जाएगी। एग्नेस इस एडवेंचर की पूरी तैयारी कर लेती है और यहाँ पर एनिड वेडनेसडे और एग्नेस का टीम अप देखकर बिल्कुल चढ़ जाती है। अब सारे बच्चे कैंपिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं और यहाँ पर रिवील होती है पग्सली की सेटिंग। वो स्लर्पी को एक बड़े से ताबूत में
यहाँ कैंपिंग साइट पर ले आया था। भाई इसका लेवल अलग ही है। वेडनेसडे उससे पूछने वाली ही होती है कि तभी वहाँ पर मोर्टिशिया और गोमेज आ जाते हैं। वेडनेसडे अपनी माँ को देखकर वहाँ से चली जाती है। अब पग्सली वो ताबूत अपने टेंट में ले आता है। यहाँ यूजिन ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, पर अब तो भगवान ही मालिक है इन सबका। अब सब कैंपिंग में सेटल होते हैं कि तभी वहाँ पर नॉर्मीज यानी कि नॉर्मल लोगों का ग्रुप आ जाता है। एक्चुअली में यहाँ पर डबल बुकिंग हो गई थी और अब इनके बीच में होता है कंपटीशन और जो कंपटीशन जीतेगा वो ही यहाँ पर कैंपिंग करेगा। वेडनेसडे ये कंपटीशन जीत जाती है और कैडेट काफी गुस्सा होता है और वो रात में एक बार फिर से हमला करने का प्लान बनाता है। अब वेडनेसडे गैल्पिन के कॉटेज में जाती है जहाँ उसे कुछ मरे हुए आउटकास्ट के पेपर कटिंग्स मिलती है और एक चार्ट मिलता है जो लुइस से कनेक्ट होता है। अब वेडनेसडे सोचती है कि उसे जल्दी से जल्दी गूडी की किताब चाहिए। यहाँ पर एजेक्स फाइनली एनिट को कन्फ्रंट करता है और वो दोनों फाइनली ब्रेकअप कर लेते हैं। अब रात में नॉर्मी कैडेट कैंप पर हमला करते हैं पर उनके लीडर को स्लर्पी चट कर जाता है और हम देखते हैं कि स्लर्पी जैसे जैसे लोगों को खा रहा है वो ठीक होता जा रहा है। स्लर्पी टेंट से निकल जाता है और पग्सली और यूजिन वहाँ पर आकर देखते हैं कि स्लर्पी गायब है और यहाँ पर एग्नेस भी होती है जो पग्सली पर नजर रख रही थी वेडनेसडे के कहने पर। अब वेडनेसडे अपनी माँ के पास जाती है गूडी की किताब मांगने, पर वो उसे मना कर देती है। अब वेडनेसडे अपनी माँ को एक डुएल के लिए चैलेंज करती है इस शर्त पर कि अगर वो जीती तो उन्हें गूडी की किताब उसे देनी होगी। वो दोनों स्वॉर्ड फाइट करते हैं और वहीं दूसरी ओर स्लर्पी गोमेज को मारने ही वाला होता है कि पग्सली अपनी इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर से उसे दूर फेंक देता है। यहाँ मोर्टिशिया वेडनेसडे को स्वॉर्ड फाइट में हरा देती है और कहती है कि अब वो उसे गूडी की किताब नहीं देगी। तभी वेडनेसडे भी अपनी माँ को स्लर्पी के अटैक से बचाती है। अब पुलिस वहाँ आ जाती है और सारी चीजें सेटल हो जाती हैं, पर वेडनेसडे एक शैडोई फिगर को देखती है जिसके साथ वो गुंडी वाली रेवन भी है। अब वेडनेसडे जो गूडी की किताब से हाथ धो चुकी है उसके लिए ये केस सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, पर उसे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके तार विलो हिल से जुड़े हुए हैं। वहीं पर हम विलो हिल में देखते हैं कि डॉक्टर फेयरबर्न और जूडी थॉर्नहिल को भी विलो हिल में ले आए हैं और यहाँ पर एपिसोड 3 एंड होता है। एपिसोड 4 शुरू होता है विलो हिल से जहाँ डॉक्टर फेयरबर्न थॉर्नहिल से हेल्प मांगती है टायलर को स्टडी करने के लिए। थॉर्नहिल पहले तो साफ मना करती है, पर बाद में जब उसे जेल जाने की धमकी मिलती है तो वो मान जाती है और वो टायलर से मिलने को बोलती है। टायलर उसे देखकर ही हाइड में कन्वर्ट हो जाता है और उसे पकड़ लेता है, पर थॉर्नहिल उसे बताती है कि वो यहाँ पर उसे बाहर निकालने आई है। ये सुनकर वो उसे छोड़ देता है और यहाँ वेडनेसडे एक आउटकास्ट विक्टिम की राख लेने आती है जिसको उसने गैल्पिन के कॉटेज में देखा था। यहाँ पर उसकी नानी भी होती है जिसे वेडनेसडे ने अपनी हेल्प के लिए बुलाया था। वो उन्हें बताती है कि ये सारे आउटकास्ट विलो हिल के पेशेंट थे और ये सब मारे गए हैं और अब उसकी दोस्त एनिट की जान भी खतरे में है। तभी वो गुंडी रेवन आकर वो एविडेंस वाला पेपर लेकर उड़ जाती है। वेडनेसडे अपनी नानी से हेल्प मांगती है और उसकी नानी एग्री करती है। वेडनेसडे अपने रूम में वापस आती है और उसके माइंड में विलो हिल ही चल रहा होता है। उसे पता था कि विलो हिल के अंदर से ही उसे कुछ मिलेगा और उसके अंदर घुसने के लिए उसके अंकल फेस्टर से अच्छा और कौन है। वो अपने अंकल को सारी चीजें बताती है और वो राजी हो जाते हैं विलो हिल जाने के लिए। जाने से पहले वेडनेसडे को वो ये भी बताते हैं कि ओफिलिया को भी बचपन में विलो हिल भेजा गया था। अब अंकल फेस्टर एक होटल में जाते हैं और तोड़फोड़ मचाते हैं जिसकी वजह से पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और उनकी मेंटल कंडीशन देखकर उन्हें विलो हिल भेज देती है। पर इस चक्कर में बियांका की माँ भी पकड़ी जाती है क्योंकि ये जो तोड़फोड़ थी वो सेम होटल था जहाँ पर वो सीक्रेटली छुपी हुई थी। अब वेडनेसडे अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है कि ओफिलिया को क्यों विलो हिल भेजा गया था। पहले तो वो इग्नोर करती है, पर वेडनेसडे की जिद की वजह से वो बताती है कि जब ओफिलिया 10 साल की थी तो वो स्कूल के बाहर चिल्लाते हुए मिली थी। उसकी आंखों से काले आंसू निकल रहे थे। उन्होंने सबको बताया था कि ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है, ये उसकी साइकिक पावर की वजह से है। पर हेस्टर जो वेडनेसडे की नानी है उसने उनकी बात नहीं मानी और ओफिलिया को विलो हिल भेज दिया और इसी रीजन की वजह से वो अपनी माँ से बातें नहीं करती। तभी हेस्टर वहां पर आ जाती है उस ग्रेवयार्ड के पेपर लेकर जिसे उसने वेडनेसडे के कहने पर खरीदा था और वेडनेसडे को अगस्टस के बारे में बताती है जो इंचार्ज था उन सारे आउटकास्ट क्रिमेशन का। अब वेडनेसडे के जाने के बाद हेस्टर और मोर्टिशिया आपस में बातें करते हैं और हमें पता चलता है कि लगभग 20 सालों से ओफिलिया गायब है और मोर्टिशिया के हिसाब से हेस्टर ने अपने मां होने की ड्यूटी को सही से नहीं निभाया। हेस्टर बात काट कर कहती है कि अगर वो गूडी की किताब वेडनेसडे को दे दे तो वो एक अच्छा खासा डोनेशन देगी उसके गाला के लिए। पर ये सुनकर मोर्टिशिया
इतना ट्रिगर हो जाती है कि वो किताब को सीधा आग में फेंक देती है और कहती है कि वो फैमिली का सौदा नहीं करती। अब हम देखते हैं बियंका को उसकी माँ के पकड़े जाने की न्यूज मिलती है और वो पुलिस स्टेशन जाने का ट्राई करती है और एजेक्स इसमें उसकी मदद करता है। दूसरी ओर फेस्टर लुइस को विलो हिल में ढूंढ रहा होता है। अब एग्नेस वेडनेसडे को अगस्टस के बारे में बताती है कि वो विलो हिल का हेड डॉक्टर था और उससे पहले वो नेवर मोर में साइंस का टीचर था और इन सारे डेथ सर्टिफिकेट पर फर्जी साइन हो सकते हैं और वो अभी विलो हिल के अंदर हो सकता है क्योंकि एंड में उसका भी मानसिक संतुलन चला गया था। अब वेडनेसडे थिंग की मदद से अगस्टस की सारी इन्फो अंकल फेस्टर को भेजने के लिए बोलती है। तभी वहां पर उसे वो गुंडी रेवन दिखती है और साथ में उसकी मास्टर भी, जो गुंडी रेवन को अटैक करने को बोलती है। वेडनेसडे एनिड को तो बचा लेती है पर वो गुंडी रेवन थिंग को पकड़ कर ले जाती है, पर तभी प्रिंसिपल डॉट अपनी फायर पावर से थिंग को बचा लेते हैं। वहीं वेडनेसडे मास्टर का पीछा करती है जो सीक्रेट रास्ते से होते हुए भाग निकलती है। वेडनेसडे उसे लूज कर देती है पर जब वो आगे जाती है तो उसे डॉक्टर फेयरबर्न मिलती है और वहीं पर कार्ला भी हाँफ रही होती है। वहीं थिंग विलो हिल पहुंचकर फेस्टर को अगस्टस की सारी इन्फो देता है और अंकल फेस्टर अगस्टस को जल्दी ही ढूंढ लेते हैं। अगस्टस को अपने सेल में वापस ले जाते समय अगस्टस फेस्टर को लुइस का सेल दिखाते हैं, पर तभी थॉर्नहिल फेस्टर को देख लेती है और वो डॉक्टर फेयरबर्न को बता देती है फेस्टर के बारे में। वो सब फेस्टर को पकड़कर स्लर्पी के साथ बंद कर देते हैं। अब वेडनेसडे ऑरलाफ से अगस्टस के बारे में पूछती है। वो बताते हैं कि ये बहुत ही पुरानी बातें हैं। अगस्टस की वाइफ उसके नेवरमोर आने से पहले ही मारी जा चुकी थी। उसकी बस एक बेटी थी। अब वेडनेसडे अपने रूम पर आती है जहां थिंग उसे अंकल फेस्टर के बारे में बताता है। वेडनेसडे एग्नेस के साथ मिलकर अंकल फेस्टर और लुइस दोनों को ढूंढने का प्लान बनाती है, पर ये देखकर एनिड बिल्कुल चिढ़ जाती है। अब मजबूरी में वेडनेसडे को उसे भी अपने प्लान में शामिल करना पड़ता है। अब कार्ला का आज के दिन एक म्यूजिकल सेशन था विलो हिल में, जिसका फायदा उठाकर वेडनेसडे विलो हिल में घुस जाती है। अब वहीं दूसरी ओर बियंका अपनी सायरन पावर्स का यूज करके अपनी माँ को पुलिस स्टेशन से निकाल लेती है और एजेक्स सीक्रेट पाथ से उन्हें स्कूल में ले आता है, जहाँ उन्हें प्रिंसिपल डॉट किसी से बात करते हुए दिखते हैं, जो कि सुनने में थोड़ा शेडी लगता है। अब वेडनेसडे अंकल फेस्टर को आजाद करती है, पर इस चक्कर में स्लर्पी भी आजाद हो जाता है और वो सबको मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से विलो हिल में भगदड़ मच जाती है। थॉर्नहिल मौके का फायदा उठाकर टाइलर के पास जाती है। वहीं वेडनेसडे अंकल फेस्टर के साथ लुइस का सेल खोलती है, पर ये कोई सेल नहीं था, ये था एक स्टोरेज रूम। पर यहाँ पर एक सीक्रेट डोर भी मिलता है, जिसके थ्रू ये दोनों एक सीक्रेट लोकेशन पर आते हैं, जिसका नाम है लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंट्रीगेशन स्टडी। मतलब लुइस कोई इंसान नहीं है, ये एक प्रोग्राम है जहाँ पर वो आउटकास्ट पर एक्सपेरिमेंट करते थे। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि गैल्पिन के कॉटेज में जितने भी डेड आउटकास्ट थे वो सारे जिंदा थे और यहाँ पर बंद थे। उन पर इलीगल एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और किसी को शक ना हो इसीलिए इन्हें मरा घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर मेन मास्टर भी आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जूडी है। असल में जूडी अगस्टस की बेटी है और उसको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आउटकास्ट वाली पावर मिली है, जिससे वो अब बर्ड्स को कंट्रोल कर सकती है। तभी अंकल फेस्टर अपने इलेक्ट्रिक शॉर्ट से वहां पर शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और सारे आउटकास्ट अपने सेल से बाहर आ जाते हैं। अब वेडनेसडे भी अंकल फेस्टर को बाहर भेज देती है और वहीं पर एक लेडी को उसके सेल से बाहर निकालने में हेल्प करती है। वहीं दूसरी ओर थॉर्नहिल टायलर को फ्री करती है, पर बदले में टायलर उसे वहीं मार देता है। वहीं पर डॉक्टर फेयरबर्न को स्लर्पी मार देता है और अब वो बोलने भी लग गया है और वो अगस्टस को देखकर अपना ओल्ड फ्रेंड बताता है और उसे खा जाता है। वेडनेसडे उस लेडी को लेकर बाहर निकल ही रही होती है कि तभी टायरल उसे देख लेता है। अब वेडनेसडे उस लेडी को सेव करके टायरल को कन्वर्ट करती है, पर टायरल उसे एक लपाड़ा मारता है, जिसकी वजह से वेडनेसडे खिड़की तोड़कर बाहर गिरती है। अब तक यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी, तो टायरल वहां से भाग जाता है और यहीं पर एपिसोड 4 एंड होता है और इसी के साथ वेडनेसडे के सीजन 2 का पार्ट 1 भी एंड होता है। अब अगर बात करें कुछ थ्योरीज की, ये जो लेडी थी जिसे सबसे एंड में रिवील किया गया है और वेडनेसडे को भी इसकी हेल्प करते हुए दिखाया गया है, ये शायद से ओफिलिया हो सकती है और अब टायरल भी फ्री हो चुका है। पर मुझे नहीं लगता कि टायरल को एक बार फिर से वो विलन की तरह दिखाएंगे, क्योंकि पहले सीजन में वो थॉर्नहिल ने उसे मैनिपुलेट किया था। ऐसे ही बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं जिसका आंसर हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, जैसे कि प्रिंसिपल डॉट, वो थोड़े शेडी तो हैं, वो अच्छी चीजें तो कर रहे हैं, पर साथ में वो थोड़ा सा विलियनस साइड भी है। और जूडी का क्या हुआ?
मुझे नहीं लगता कि जूडी इस सीजन की मेन विलन है। और स्लर्पी का क्या सीन है, वो जैसे जैसे लोगों को मार रहा है वो डेवलप होता जा रहा है। आगे सीजन में उसका क्या सीन है, ये सब देखने में मजा आने वाला है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताइए और हम मिलते हैं इस सीजन के नेक्स्ट पार्ट के साथ।